मैं अपने भाई रिहान से उम्र में 2 साल बड़ी थी, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत तेज था। इतनी मेहनत करता था कि उसने 1 साल में 2 क्लासें पढ़ लें। इस तरह वो मुझसे आगे हो गया। मैंने जब कॉलेज में दाखिला लिया तो उस वक्त रिहान 3rd ईयर में था। वो तब भी क्लास का होनहार तालिब इल्म था, बहुत जोशीला। उसको लीडरी का भी शौक था। वो खुद को हर मैदान में नुमायां देखना चाहता था। वालिद साहब रिहान से खुश थे, लेकिन चाहते थे कि वो पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करे ताकि अवाइल उम्र में कमाना सीख ले। मैं इस बात के खिलाफ थी, लेकिन रिहान ने वालिद की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए घर के करीब एक दुकान पर शाम को चंद घंटे काम करना शुरू कर दिया। इस तरह वो अपनी तालीम के अखराजात खुद बर्दाश्त करने लगा। ये सब बताने का मकसद ये है कि मैं समझती थी रिहान एक सुलझा हुआ और मुस्बत सोच रखने वाला लड़का है। उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी। वो सुबह सवेरे तैयार होकर कॉलेज चला जाता और शाम को दुकान पर। एक दिन उसके कॉलेज में कोई फंक्शन था। यूनियन के लड़कों ने उसकी ड्यूटी लगाई कि जाकर और लड़के जमा कर लाए। उसके साथ और भी तालिब इल्म थे। जब फंक्शन खत्म हो गया तो सब लड़के साथ निकले और बस में चढ़ गए। बस भर गई तो कुछ तालिब इल्म उसकी छत पर चढ़ गए। इनमें मेरा भाई भी था। वो जोश में खड़ा होकर नारे लगाने लगा। इत्तेफाक से वालिद साहब ने उसे देख लिया। उन्होंने उस वक्त तो कुछ न कहा। वो घर आया तो वालिद साहब किसी काम से बाजार गए हुए थे। थोड़ी देर बाद जो नहीं वो वापस आए तो उन्होंने रिहान से पूछा कि तुमने किसकी इजाजत से यूनियन में हिस्सा लिया था। भैया ने कोई जवाब न दिया। तब उन्होंने रिहान को बहुत मारा और कहा कि आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगे। उसके बाद रिहान ने बहुत कोशिशें की, लेकिन वालिद साहब ने इजाजत न दी। इस तरह 3 माह का अरसा बीत गया। वो मायूस हो गया। पहले उसका दिल पढ़ाई में इनकारहता था। घर पर भी किताबें लिए बैठा रहता था, मगर अब उनका दिल पढ़ाई करने को भी नहीं चाहता था। मैं उसकी ज़हनी हालत यहां रकम नहीं कर सकती कि उन दिनों वो कितना परेशान था। उसके चेहरे पर उदासी के गहरे बादल छाए रहते और आंखों में सावन भादों की नमी महसूस होती थी। लहजा में तलखी रची होती। ये सब दर असल कॉलेज न जा पाने का रद्द-अमल था। अबू भी अपनी जगह दरस्त थे। कहते थे कि उसको लीडरी की चाट लग गई तो मैं अपने बेटे से ही हाथ न धो बैठूं। मुझे ये तालीम से ज्यादा प्यारा है। ये सब प्यार का अंदाज होता है। शायद मेरे वालिद को बेटे से प्यार का यही अंदाज ठीक लगा कि उन्होंने रिहान को घर में कैद कर लिया। खुदा जाने वो जमाने के हालात से इस कदर खौफज़दा क्यों थे। हालांकि जिंदगी और मौत तो खुदा के अख्तियार में है, मगर वो हर एक से कहते थे कि रिहान नो उम्र है, नौजवान है, जो शैला है, मैं उसको हालात के स्पर्द नहीं कर सकता। हालात बेरहम होते हैं, ये बूढ़े वालिदीन पर मेहरबान नहीं हो सकते। मैं तालीम की खातिर बच्चे को खोना नहीं चाहता। रिहान भाई ने मायूस होकर पढ़ाई का ख्याल दिल से निकाल दिया। अब वो सुबह से रात 9 बजे तक ड्यूटी देते। उन्हीं दिनों एक लड़की जिसका नाम फरहाना था दुकान पर आने लगी। उसने मेरे भाई को गालिबन पसंद कर लिया था। बहाने बहाने दुकान पर आती। रिहान ने भी उसका नोटिस ले लिया। वो उन दिनों बहुत बुझा हुआ था, गालिबन किसी जहनी सहारे का मुतलाशी था। फरहाना उसके लिए एक अच्छा सहारा साबित हुई। वो उसे तोहफे देने लगा। वो भी रिहान के लिए कुछ ना कुछ लाती। इसका घर हमारी गली में था, इसी वजह से उनकी दोस्ती मुझसे छिपी न रह सकी। मुझे पता था कि मेरा भाई रोजाना 10 बजे रात को इससे मिलने जाता है। वो अपने घर के दरवाजे पर आकर भाई से बातें कर लेती है और जब खटका सुनती तो अंदर चली जाती। रिहान ऐसा न था, मगर उसको तालीम छुटने का गम था। मैं जानती थी कि उसने फरहाना की जात में वक्ती सहारा लिया है। अबू को उसके जज्बात का कुछ एहसास न था। उनको तो बस इस बात से गरज थी कि भैया किसी की नज़रों में न आ जाए। उनको सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी प्यारी थी, और मैं समझती हूँ कि अबा भी कुछ गलत नहीं थे। हर बाप अपने जवान बेटे की खैर चाहता है। वो जानते थे कि रिहान को खुद नमाई का शौक है और वो जो शीला भी है। अगर उन्होंने उसको कॉलेज जाने दिया तो वो अपने शौक से बाज न रह सकेगा और एक दिन किसी का आलाकार बनकर बेमकसद जान गिनवा बैठेगा। रिहान की दुकान का मालिक किसी काम से 15 दिन के लिए बाहर चला गया। अब दुकान इसकी जिम्मेदारी थी। वो रात के 11 बजे दुकान बंद करता, फिर गली में जाकर खड़ा हो जाता। फरहाना अपने कमरे से बात करती थी।
इस वक्त उसके भाई बहन सो जाते थे। एक रोज रिहान ने देखा कि फरहाना के वालिदैन नहीं जा रहे हैं, तो वो इससे मिलने गया। वो दरवाजे पर मौजूद थी। इसने भाई से घर के अंदर आने को कहा, तो वो अंदर चला गया और थोड़ी देर उससे बातें करके घर आ गया। घर आकर याद आया कि दुकान की चाबी तो वो है, मेज पर रह गई है। वो दोबारा फरहाना के घर गया और खिड़की से झांका कि फरहाना नजर आ जाए तो उसको चाबी लाने का कहे, मगर अंदर झांकते ही उसका दिल बुझ गया। फरहाना मोहल्ले के एक और लड़के तनवीर से बातें कर रही थी। उसके वालिदीन अभी तक घर नहीं आए थे। गोया वो हर किसी से यूं नहीं बात कर लेती थी। वो ये देखकर परेशान हो गया और उसके दिमाग से मोहब्बत का खुमार उतर गया। वो समझ गया कि ये लड़की बस ऐसी वही ही है कि जो मिल जाए इसी से बात कर लेती है। उसने चाबी भी न ली और अल्टे कदमों लौट आया। सारा वक्त वो परेशान रहा। सुबह उसने मुझसे कहा, माहिम, फरहाना के घर मेरी दुकान की चाबी रह गई है, वो ले आओ। मैं गई तो फरहाना ने चाबी मुझे थमा दी, लेकिन कुछ ना कहा। उसके बाद भाई ने फिर भी इस लड़की से बात नहीं की। उन्होंने तो उसके साथ नाता इसलिए बांधा था कि वो उम्र भर का साथ चाहते थे। उन्होंने उसे मैली आंख से नहीं देखा था। वो अपने जज्बों में सच्चे थे, मगर फरहाना जैसी लड़की ने उनके सच्चे जज्बों का मजाक उड़ाया तो उन्होंने अपने कदम मोड़ लिए। कहते थे कि मैं रास्ता भटक गया था, अब राह रासत पर आ गया। उन्हीं दिनों अम्मी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल दाखिल करना पड़ा। रेहान ने दुकान के मालिक से अम्मी के इलाज की खातिर कुछ रकम कर्ज ली। ये सिर्फ 3,000 रुपए थे। इसको पता न था कि ये कर्ज सौद पर है। साल गुजर गया और रेहान रकम न लौटा सका। तब मालिक ने कहा कि तुम पर 7,000 रुपए का सौद बन चुका है। यूं 8 माह तक उसने भिया को तनख्वाह का एक पैसा भी न दिया। भाई अपने दोस्तों से उधार लेते और तनख्वाह का कहकर अबाजान को देते। घर में उस मामले का किसी को इल्म न था। 8 माह बाद भिया ने मालिक से कहा कि अब मैं बगैर तनख्वाह के आपकी दुकान पर काम नहीं करूंगा। इस पर मालिक बोला, अब तुम पर 12,000 रुपए बनते हैं, क्योंकि सूद पर जो रकम ली जाती है वो हर माह ज्यादा हो जाती है। रेहान, मालिक दुकान के इस जुल्म से तंग आ गया था। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया, मगर वालिद साहब के डर से इस मामले को किसी पर खुलने न दिया, बल्कि घर से ही चला गया। जाते हुए वो सिर्फ मुझे बताकर गया कि माहम आपा, ये हालात हैं। इस वजह से मैं कुछ दिनों के लिए लाहौर खाला के घर जा रहा हूं। हालात संभल गए तो आ जाऊंगा। तुम घबराना नहीं और मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। ये कहकर उन्होंने मुझे कसम दी। जाते ही उन्होंने मेरी सहेली के घर फोन करके मुझसे बात भी की। बोले, अगर खाला नहीं होते तो मैं कब का मर गया होता। बस उन्हीं की वजह से जिंदा हूं। अबाजान बहुत परेशान थे। मुझसे उनकी परेशानी देखी ना जाती थी। उनको मैंने बता दिया कि रेहान खाला के घर पर है, आप परेशान न रहा करें। वो बोले, वो चला गया है तो बस उसे वहीं रहने दो। इस माहौल से निकल गया है तो अच्छा ही हुआ है। मैं बार बार सहेली के घर फोन करने नहीं जा सकती थी, लिहाजा उसे खत लिखने लगी। वो भी जवाबी खत लिखकर भेजने लगे। अक्सर लिखते कि घर वालों से मिलने को दिल चाह रहा है। अम्मी भी उसे खत लिखती थी, जिससे उनको बहुत सुकून मिलता था। वो आना चाहता था, लेकिन अबाजान के डर से नहीं आता था। हालांकि वो खुद भी यही कहते थे कि उसे वहां कुछ दिन रहने दो, अपने घर के आराम की कदर होने दो। जैसे गया है किसी दिन वैसे ही आ भी जाएगा। बाप की मोहब्बत अपनी जगह, मगर मां की ममता और चीज होती है। मां से ज्यादा दिन सब्र ना हो सका। वो अबाजान के मना करने के बावजूद खाला के घर चली गई। यहां बेटे को खुश व खर्म पाया, इसमें जिंदगी की एक नई रमक देखी। वो यहां पढ़ रहा था और नौकरी भी कर रहा था। तनख्वाह सारी खाला के हाथ में थमा देता था। खाला की बेटी आसफा ने उसको जिंदगी से प्यार करना सिखा दिया था, जो उससे 2 बरस छोटी थी। रेहान को एक बार फिर ज़हनी सहारा मिल गया। उन्हें उसकी जरूरत भी थी। आसफा ने उसके मुर्दा दिल में अपनी तौजा और मोहब्बत से नई रूह फूंक दी थी और वो खुशी खुशी जिंदगी की मसरूफियात में खो गया था। उम्मी ने जब ये सूरत हाल देखी तो उनकी 2 रस निगाहों ने भानप लिया। उन्होंने तभी खाला से रिश्ते की बात की। वो तो खुद ये चाहती थीं कि रेहान जैसे शरीफ, होनहार और अच्छे लड़के से उनकी बेटी का रिश्ता हो जाए। उन्होंने भी इनकार नहीं किया। उम्मी मुतमईन होकर लौट आए
कि यहाँ से बेटा वहाँ भला था। वो कमा भी रहा था और पढ़ भी रहा था और उसकी देखभाल भी अच्छी हो रही थी। भिया के खत आते थे। वो बहुत खुश थे। लिखा कि माँ, हम जब घर लौटूंगा तो तुम्हारे लिए बहुत से तोहफे लाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। बहुत जल्द आऊंगा, जरा इम्तिहान से फारिग हो लूं। लेकिन वो दिन न आया कि मेरा भाई घर लौट कर आता। हुआ यूं कि उन्हीं दिनों हमारे मामू इंग्लैंड से आ गए। साथ ममानी और उनके साहबजादे भी थे। मुद्दत बाद ये लोग पाकिस्तान आए थे और खाला के घर ठहरे थे। मामू के बेटे आलम को आसफा पसंद आ गई। उसने उसके नाज उठाने शुरू कर दिए और ये नाज परोरी बातों तक न थी, बल्कि इंग्लैंड से लाए हुए बेशकीमत तोहफे भी साथ थे। कुछ लड़कियां वाकई वादों की पक्की नहीं होते, क्योंकि वो ईमान की कच्ची होती हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आसफा ऐसी निकलेगी। इंग्लैंड जाने के ख्वाब सजाकर उसने अपनी तौजा रिहान से हटाकर अपने मामूजाद आलम पर मरकूज कर दी। बस फिर क्या था, एक और नई कहानी ने जन्म ले लिया। आलम और आसफा गाड़ी में घूमने फिरने जाने लगे और रेहान एक बार फिर गीली लकड़ी की तरह सलगने लगा। अब वहां उसका रहनाद उभर हो गया, फिर भी वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने पर तैयार न था। आलम, आसफा और उसकी छोटी बहन शानी तीनों साथ सेर को निकल जाते और रिहान को कोई न पूछता। जब परदीस में बेरखी की जलती हो उछलसाती है तो अपने घर के कुच्चे भांडे याद आने लगते हैं और टूटी हुई छत भी एक नामत महसूस होती है। रेहान को पहली बार एहसास हुआ कि मैं किसी और के दर पर पड़ा हूं। अब मुझे घर जाना चाहिए। अगर घर नहीं जा सकता तो कम उस कम खाला के घर और नहीं ठहरना चाहिए। ताहम जाने से पहले वो आखिरी बार आसफा से बात करना चाहता था, जिसने उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाएं और आलम के आते ही बदल गई थी। काफी दिनों तक वो कोशिश करता रहा कि आसफा इससे बात कर ले, मगर वो मौके ही न देती थी। मामू ने लाहौर में एक अच्छी सोसाइटी में घर ले लिया। अब आसफा इधर ज्यादा रहने लगी। खाला भी चाहने लगे कि वो मामू की बहू बने, क्योंकि वो ज्यादा अमीर थे। ये सूरत-हाल रिहान के लिए बहुत अजियतनाक थी। उसने तंग आकर आसफा की छोटी बहन का सहारा लिया और इससे कहा कि शानू, तुम ही मुझे इस गर्दाब से निकालो। मुझे आसफा का आखिरी जवाब चाहिए, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। शाहीन ने कहा कि तुम आसफा को खत लिखकर मुझे दे दो, मैं उसका जवाब तुमको ला दूंगी। रेहान ने उसे खत लिखकर दे दिया। तब मोबाइल फोन तो थे नहीं, उसने खत का ही सहारा लिया। चंद घंटों में शानू जवाब लेकर आ गई। तहरीर की सूरत में नहीं, जबानी। उसने कहा, रिहान भाई, क्यों इस बेवफा के लिए अपनी जान घुलाते हो? वो बदल चुकी है, माजी में किए गए वादे भुला चुकी है। वो लालची है। उसने तुम्हारा खत पढ़े बगैर फाड़ कर हुआ में अच्छाल दिया। तुम किसी खुद फरेबी के सहारे उसके जवाब के मुंतजर हो। जवाब यही है जो तुमको मिल चुका है। रेहान के लिए यह जवाब काफी था, फिर भी दिल खुद फरेब था। वो आसफा से मिलने मामू के घर चला गया, लेकिन उसने सलाम का जवाब तक नहीं दिया, न बात करना गुवारा किया। अब भी शानू ने ही रेहान को अखलाकी सहारा दिया। रेहान भाई बहुत मुजमहल हो गए थे। उनको उदास देखकर शानू भी रोने लगी। बोली, भैया, बेहतर है आप वापस अपने घर चले जाओ। मेरी बहन को तुमसे नहीं, कीमती तोहफों से प्यार है। वो दौलत से मोहब्बत करती है, तुम उसका ख्याल छोड़ दो। रेहान के दिल को दूसरी बार चोट लगी। उसको लड़की जात से ही नफरत हो गई और वो खाला के घर से चला गया, खुदा जाने कहां। उसके बाद मीरा भाई भी लौट कर नहीं आया। अबाजान उसकी राह तकते तकते बीमार पड़ गए। उम्मी की आंखों में मोतिया उतर आया। मैं रो रो कर दीवानी हो गई। दिन रात दुआएं मांगती, मगर भिया को ना आना था, वो ना आया। पहला साल तो हमारा अंगारों पर गुजर गया। 1 साल के बाद हमें उसका खत मिला कि वो रूस में है। खुदा जाने वो रूस क्या करने गया था। जहां सख्त सर्दी होती है वहां कोई अपना नहीं होता। फिर भी हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी तरफ से हमें खैर व सलामती का खत तो मिला है। उसके बाद उम्मीद बंधी कि वो किसी न किसी दिन आ जाएगा। उस आस पर दिन गुजरते गए, लेकिन उसको नहीं आना था, वो ना आया। शायद उसका अपनों पर से आत्माद ही उठ गया था। पहले उसका अपने वालिद पर से, जिन्होंने अपनी मोहब्बत की वजह से उसे तालीम से दौर कर दिया। फिर उसका मोहब्बत की सच्चाई से ही एतमाद जाता रहा कि लड़कियां होती ही दौलत की पुजारी हैं। ये मोहब्बत नहीं करती,
मालदार हैवान साथी ढूंढती हैं जिनकी मोहब्बत के सहारे इसने जिंदगी की तलखियों को कम करने की कोशिश की, उन्होंने ही धोखा दिया। फरहाना की हकीकत आया हो गई तो मेरे भाई के दिल पर चोट लगी, लेकिन उसने अपनी खाला और उनकी बेटी को अपना गमगसार समझकर तमाम महरूमियों को भला दिया। काश वो उसके साथ वफा करती तो आज मीर अभाई मुल्क छोड़कर किसी गमनाम सरहद की समत ना जाता। खुदा जाने आज मेरा भाई कहाँ है। इसको गए कई बरस हो चुके हैं। उम्मी उसको याद करके ठंडी आहें भरती और अबा हाथ मिलते हैं कि काश मैं उसे कॉलेज से न हटाता। बेशक वो तालिब इल्म लीडर बन जाता, हमसे उस तरह तो जदा ना होता। रेहान भाई ने शुरू में हमको 2-4 खत लिखे, उसके बाद उनका कोई खत ना आया। उनके दोस्तों का ख्याल है कि रूस से भी आगे किसी और मुल्क चला गया है। कोई कियास करता कि शायद किसी मुल्क की सरहद गैर कानूनी तरीके से पार करते पकड़ा गया हो। जेल में होगा या खुदा न करके सरहद पार करते हुए गोली मार दी गई होगी। ऐसी बातें तो हो सकती हैं, लेकिन हम घर वाले तो इन बातों का तसव्वुर भी नहीं करना चाहते। मेरी तो दुआ है कि मीर भाई जहां भी हो खैरियत से हो। इंसान जिंदा सलामत हो तो कभी ना कभी वापस आ ही जाता है। जब मैं अपने भाई की जिंदगी पर नजर डालती हूं तो सोचती हूं कि उसको कुछ ही उम्र में जहनी धचके मिले। जब वो अभी पूरी तरह बाशूर न था तभी वो हमसे और घर से दूर चला गया। खुदा करे हमारे मुल्क के हालात ठीक रहें और यहाँ नौजवान नस्ल को सुकून मिले तो वो कभी अपना घर, अपना शहर और अपना वतन छोड़कर कहीं न जाएंगे। न वालिदीन को जुदाई का दर्द सहना पड़ेगा। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हां तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की इत्तला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस कस्म की कहानियां देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें। हमारे चैनल पर मज़ीद बहुत सी दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफ़त करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।